डिफरेंस था। 1804 से पहले लड़े गए युद्ध भी फ्रांस के लिए थे और 1804 के बाद भी लड़े गए युद्ध किसके लिए थे? फ्रांस के लिए। लेकिन पहले उसके युद्ध लड़े हुए किसको गौरवपूर्ण विजय दिला रहे थे? फ्रांस को। और अब अगर वो जीत रहा था तो अब दुनिया में कौन जाना जा रहा था? स्वयं नेपोलियन जाना जा रहा था एक तानाशाह के रूप में। दो ही फर्क है, पहले उसने विदेशी सेनाओं को रोकने के लिए उसने प्रयास किया और बाद में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसने प्रयास किया, जिसको यूरोप में आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास को एक नाम भी दिया गया, महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। और उस सिस्टम में बाकी लोगों को तो वो पराजित करने में कामयाब रहा, लेकिन जब उसका सामना इंग्लैंड से हुआ और जब हुआ तब उसने मात खाई। और इंग्लैंड भी ये बात जानता था, नेपोलियन कमजोर नहीं है, लेकिन नेपोलियन की शक्ति की कमी ये थी कि फ्रांस बहुत अरसे से जूझ रहा था अपनी अर्थव्यवस्था के बुरे होने के कारण। वो इतने अच्छे साधन खड़े नहीं कर पाया जितने अच्छे साधन किसके पास थे? इंग्लैंड के पास थे। ताकत की कमी नहीं थी पर उसमें तकनीक की कमी थी, और वो तकनीक लंबे समय से अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से उसमें सुधार भी नहीं आ पाए। तो नेपोलियन का अब वो हिस्सा जिसको मैं सुधारों के बाद में बात कर रहा था, अब यहाँ से एक कड़ी आगे जोड़ रहा हूँ कल वाली बात से। 1807 का वर्ष था और 1807 के वर्ष में उसने महाद्वीपीय व्यवस्था जो उसकी चल रही थी, उस महाद्वीपीय व्यवस्था के दौरान उसने 3 आदेश पारित किए थे जो आपको याद रखने हैं। पहले आदेश बर्लिन के आदेश थे, दूसरा फिर इंग्लैंड ने जारी किया था ऑर्डर इन काउंसिल, और तीसरा फिर नेपोलियन की तरफ से मिलान की आज्ञप्तियां या मिलान के आदेश। कुल मिलाकर ये तीनों आदेश क्या कर रहे थे? किस पर थे? पानी में गतिविधियों पर थे। पानी में गतिविधियों से मेरा मतलब यूरोपीय व्यापार को लेकर थे, जहाजों को लेकर थे, और वो एक दूसरे के व्यापार को मार देना चाहते थे। मारना तो नेपोलियन चाहता था, इंग्लैंड तो सिर्फ बचाव कर रहा था, और वो जानता था मेरा बचाव ही मेरा आक्रमण है। और अब हम जिस पे बात कल छोड़ के गए हैं, उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था विफल क्यों हुई? उसकी 3-4 मोटी मोटी वजह हैं। एक वो कि इंग्लैंड केवल यूरोप के व्यापार पर ही निर्भर नहीं था, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। साम्राज्य भी अगर कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि उसके उपनिवेश बहुत थे, जहां से उसको कच्चा माल तो मिलता ही था, तैयार माल बेचने की मंडी भी थी। इसके अलावा उसको अनाज, खनिज संसाधन पर्याप्त रूप से अगर यूरोप से ना मिलेंगे, थोड़े महंगे मिल जाएंगे, दूर से आ जाएंगे, लेकिन मिलते रहेंगे। वो तब रोके जा सकते हैं जब उसके बराबर किसी और ताकत की जल सेना पावरफुल हो। भी पानी में रोकना है तो पानी की चौकसी करनी है, तो पानी की पहरेदारी करनी है, तो आपके जहाज भी तो, पनडुब्बियां भी तो मजबूत होनी चाहिए। उसमें नेपोलियन अच्छा तो था, लेकिन उतना नहीं जितना कौन? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड तस्करी से मंगाता रहा, नेपोलियन कुछ नहीं कर सका। दूसरे नेपोलियन ने ये सोचा था कि अगर मैं यूरोप का व्यापार बंद कर दूंगा, यूरोप के दरवाजे बंद कर दूंगा, तो फ्रांस की चीजें ज्यादा बिकेंगी, इंग्लैंड को जरूरत तो रहेगी, वो किन से खरीदेगा? मजबूरी में इंग्लैंड से। मैं उसे दुगने भावों पर बेचूंगा। वो उसने बेचा भी। उसे नहीं बेचना चाहिए। जब किसी को कोई चीज महंगी मिलेगी तो वो अगर खरीदने की क्षमता रखता हो तो खरीद लेगा। अगर आप दोगे ही नहीं, किसी भी भाव पे नहीं दोगे, जरूरत तो तब पड़ेगी उसे। तो नेपोलियन ने एक गलती की कि उसने ये सोच लिया कि मेरे उद्योग धंधे फले फूलेंगे, मेरे देश में अर्थव्यवस्था सुधरेगी, मैं महंगे दामों पर वस्तुएं बेचूंगा। लेकिन आप सब एक शब्द याद रख लेना, इंग्लैंड एक पूंजीपति देश है, और पूंजी लगाकर अगर कोई सुविधा उसे प्राप्त करनी है तो कर लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वो खरीदता रहा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और नेपोलियन ने जो उम्मीद रखी थी कि इंग्लैंड मेरे कदमों में आ जाएगा, वो उसका सपना साकार नहीं हुआ। और इसी बीच नेपोलियन ने एक गलती और कर ली, और ये गलती उसके जीवन की वो भयानक गलती थी जो उसे ले बैठी। और इसके बारे में हम बात ये भी करते हैं कि औरंगजेब ने जो गलती की थी उसकी तुलना इसी के साथ तो की जाती, और वो ये है। अब उसको समझना कुछ यूं है, इंग्लैंड के ऊपर उसने क्या थोपी थी? महाद्वीपीय व्यवस्था। और इस महाद्वीपीय व्यवस्था को उसने बाकी देशों को तो मजबूर कर दिया कि आप इसमें हिस्सा बनो। और एक लाइन अब बोल रहा हूं, वो अगले चैप्टरों में काम आने वाली है आपको, उनकी आधारशिला वही है। अब आपको एक बात और समझिए, जर्मनी जिसको आप पहले प्रशा के नाम से जान रहे हैं, इटली जिसको आप सार्डिनिया के नाम से जानते हैं, ये सारी छोटी छोटी रियासतें, हॉलैंड, स्पेन, ये सारे उस महाद्वीपीय व्यवस्था का हिस्सा थे। क्यों थे? क्योंकि इनके ऊपर अधिकार किसका था? नेपोलियन। तो जिन जिन देशों के ऊपर नेपोलियन का अधिकार था, वो मजबूरी में नेपोलियन की उस व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ा। इसने मना कर दिया।
पुर्तगाल ने मना कर दिया, तो उसने पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया। पुर्तगाल को उसने जीत लिया, पुर्तगाल हार गया, क्योंकि पुर्तगाल के संबंध इंग्लैंड से बहुत पुराने अरसे से अच्छे चल रहे थे और पुर्तगाल का व्यापार इंग्लैंड के व्यापार के ऊपर टिका हुआ भी था। तो उसने पुर्तगाल ने इंग्लैंड को नाराज करना उचित नहीं समझा, लेकिन नेपोलियन उस समय ताकतवर था, उसने जीत लिया। अब नेपोलियन ने आगे बढ़कर एक और गलती कर ली, इसके गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। गृह युद्ध नहीं था, थोड़ा सा इस मामले को समझिएगा। 1808 का साल था, स्पेन का राजा था चार्ल्स चतुर्थ, ये ध्यान रखना। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ के बारे में एक बात आती है कि जनता उससे नाराज थी और इवन उसका बेटा भी उससे नाराज था, और उसके बेटे का नाम था फर्डिनेंड। थोड़ा सा ये नाम जरूर मुश्किल है पर कहानी बड़ी मजेदार है। नेपोलियन ने क्या किया, जब देखा स्पेन का अवसर है वहां उस पर अधिकार करने का, ये बाप बेटा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, इन दोनों को सलाह दी, और सलाह देने के लिए उसने उन्हें बुलाया एक जगह पर मीटिंग करने के लिए, अपनी ही फ्रांस की सीमा पर दोनों बाप बेटों को बुला लिया। उस समय नेपोलियन का दबदबा था तो या भी गए, मना भी नहीं कर सके। जब आ गए तो नेपोलियन ने इनको सलाह तो ये देनी थी कि आप लड़ो मत, और उसने एक बात कह दी दोनों को धमकी देकर के, तुम दोनों ही गद्दी से हट जाओ नहीं तो तुम्हें ही मार दूंगा। मतलब उसने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, इनको सलाह देने के बहाने इनकी आंतरिक स्थिति में इंटरफेयर कर लिया। और उसने क्या किया, इन दोनों को धमकी दे दी कि तुम गद्दी से अपना अधिकार वापस ले लो, गद्दी पर बैठेगा मेरा भाई जोसेफ बोनापार्ट। और उसने क्या किया, 1808 में किसी गद्दी पर बैठा दिया स्पेन की जोसेफ को। अब आपको एक उत्तर और जानना है। एक चीज तो आप पढ़ चुके हो कि नेपोलियन ने स्पेन के गृह युद्ध में पंगा क्या ले लिया, उसने कैसी बला को छेड़ लिया जो उसके पतन का कारण बन गई। ये बात तो आप पढ़े हो। 6 साल इस लड़ाई में उलझा रहा वो, 1814 तक उससे निकल नहीं पाया, अपना ध्यान उस पर लगा रहा। सवाल ये, जब उसने बड़े बड़े देशों को पराजित कर लिया, स्पेन क्यों नहीं हारा उससे 6 साल तक? सवाल ये था। छोटा सा देश, सीमा पर लगा हुआ फ्रांस की, आपने नक्शे में भी देखा है, जस्ट उसके साउथ में पड़ता है। सबसे जल्दी उस पर आक्रमण करने की स्थिति भी अच्छी थी, फिर भी वो उसको नहीं जीत पाया। और आप पढ़ते हो नेपोलियन ने स्वयं कहा था, स्पेन का नासूर मेरे पतन का कारण बना। स्पेन एक ऐसा रिसने वाला फोड़ा बन गया जो किसको लील गया, नेपोलियन को। लेकिन सवाल ये, छोटा सा देश 6 साल के बाद भी उससे हारा नहीं, क्यों? वजह एक ही है कि आमतौर पर अब तक उसकी लड़ाई जिन देशों से थी उनमें राजतंत्र थे और उनमें वो लड़ाई की और हो गया। राजतंत्र तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ की जनता में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और वो नेपोलियन का आधिपत्य अपने स्पेन में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जान की बाजियां लगा दी। जैसे ही नेपोलियन निकला उन्होंने किसका जीना आराम कर दिया, जोसेफ बोनापार्ट का। और आखिरकार ये हारता, नेपोलियन फिर मदद करता, वो फिर इसको तंग करते, वो फिर मदद करता। इस उधेड़ बुन में नेपोलियन ने कितने साल खराब कर दिए, 6 साल। और इन्हीं 6 सालों में देखो, जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा बिजी हो और उसका ध्यान भटके तो दुश्मन लाभ उठाते हैं। और अब एक अंतिम गुट बना उसके खिलाफ, जिसमें कल के ही लोग तो रहेंगे, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा और एक नाम था स्वीडन। ये देश अब किसका अवसर का लाभ उठा रहे कि नेपोलियन कहाँ उलझा हुआ है, स्पेन में। ऑस्ट्रिया कुछ ज्यादा ही उतावला था, उसने गलती कर बैठा कि फ्रांस की सारी सेनाएं अब स्पेन के साथ उलझी हुई हैं, मैं क्यों ना उस पर आक्रमण कर दूं। तो 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन पर हमला कर दिया। नेपोलियन पर हमला कर दिया, नतीजा क्या निकला, ऑस्ट्रिया फिर हार गया। और एक चीज अब आप कॉमन देख रहे हो, ऑस्ट्रिया जिस भी गुट में रहा, जब भी लड़ा तब भी उसको मुंह की खानी पड़ी, हारा ही है वो। अब ऑस्ट्रिया हार गया और हार के साथ नेपोलियन ने एक और स्वार्थ साध लिया, उसने एक औरत से विवाह कर लिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह कर लिया, मैरिया लुइसा। सवाल ये, एक लाइन और भास्कर जी की किताब में लिखी हुई है, नेपोलियन ने मैरिया लुइसा से विवाह क्यों किया? क्योंकि जो उसकी विधवा पत्नी थी पहली, इसका नाम क्या था, जोसेफाइन, उसके औलाद नहीं थी। मैंने कल ये कहा था उसके एक बेटी और बेटा थे, लेकिन नेपोलियन से औलाद नहीं थी, तो वो एक वारिस चाहता था। और उसने देखो क्या गेम खेला, लड़की भी कहाँ की, ऑस्ट्रिया की, उससे उसने विवाह कर लिया।
और अपना वारिस तो बनाना ही चाहता था, वो ऑस्ट्रिया को हमेशा के लिए अपना नीचे भी रखना चाहता था। तो ये उसने एक काम यहाँ कर लिया। लेकिन अब नेपोलियन बहुत अति उत्साही हो गए। नेपोलियन ने फिर देखो क्या प्लान किया उसका, वो इसको नहीं छेड़ रहा, इसके साथ पंगा नहीं ले रहा, इसने चला के पंगा लिया, हार गया। बाकी तो छोटे हैं। अब रूस नेपोलियन किसके पीछे लग गए और ये उसका गड़बड़ कर लिया उसने काम। 1812 ईस्वी में नेपोलियन चल पड़ा मॉस्को के लिए। मॉस्को कहाँ है? रूस में ही है, रूस की राजधानी है। और अगर मैं याद हो मुझे तो मैंने 9वीं की किताब की हिंदी की किताब में एक लाइन पढ़ी थी कि दुनिया की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन मॉस्को में ही चली थी। तो जो सिर्फ ये घटना घटी और 1812 में नेपोलियन चल पड़ा रूस की ओर, जिसको आप यूं पढ़ते हो। उसने कौन सा अभियान किया? मॉस्को अभियान। और साल था 1812। सेना लेकर निकला वो 6 लाख, कम नहीं होते। लेकिन आपको कुछ भी जानने से पहले एक बात जाननी, इंग्लैंड, रूस आधा यूरोप में और आधा एशिया में ऊपर छाया हुआ है, यूं ऊपर छत की तरह ऊपर एशिया और यूरोप के वो बना हुआ है, नीचे एशिया और यूरोप में। और आप सब जानते हो कि रशिया या हिमालय पार जो एरिया है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं -90 तक लेके जाती टेम्परेचर को। अभी थोड़े दिन पहले नाम भी पढ़ते थे सियाचिन, जहाँ ग्लेशियरों से भरे हुए एरिया में वो एक हनुमान थप्पा जहाँ वो मरा था, वो एरिया अगर थोड़ा और ऊपर निकल जाओ ध्रुवों की ओर, जैसे जैसे जाओगे बर्फीले पहाड़ी मिलेंगे। तो रूस एक इतना ठंडा देश जिसमें आपको जीने के लिए बहुत कुछ खाने की जरूरत है, बहुत कुछ पहनने की जरूरत है और बहुत कुछ पीने की जरूरत है। इसलिए वहाँ के लोग मांसाहारी भी ज़्यादा होते हैं, ड्रिंक भी ज़्यादा करते हैं, चाहे इंग्लैंड के लोग ही क्यों ना हो। हम पढ़ चुके हैं पीछे लड़ाइयाँ, अमेरिका की क्रांति में रम की लड़ाई, शुगर एक्ट, वो सारी चीज़ें उसी पे लागू होती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, मॉस्को अभियान उसका कामयाब रहा। देखिए कैसी विडंबना है, वो मॉस्को अभियान कामयाब रहा, लेकिन इतना दुख उसे और किसी अभियान में नहीं उठाना पड़ा। वो चलता गया और रूस के लोगों ने क्या किया, लड़ाई की नहीं की, वो पीछे हटते चले गए, खिसकते चले गए। नेपोलियन आगे बढ़ता गया, वो पीछे हटते गए, और जहां जहां से वो हटते गए उन्होंने उस शहरों को उजाड़ दिया, आग लगा दी शहरों में, खाने पीने की चीजें, पशुओं का चारा सब जला दिया उन्होंने। क्यों ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्या वो धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है उसकी अपने देश से, और एक ऐसी जगह के कैद हो जाएगा जहाँ खाने के लिए भी उसे कुछ नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा यहाँ। नेपोलियन उत्साही आदमी था, घुसता चला गया, वो पीछे हटते चले गए, मॉस्को पर अधिकार हो गया। किस मॉस्को पर? उजड़े हुए मॉस्को पर। क्या करें, 5 सप्ताह तक खाने को रोटी नहीं मिली नेपोलियन को, भूख मर गया वो, अक्का वापस चल पड़ा। वो जीत किसी काम नहीं आई। अब जैसे ही चला, पहले तो इतना लंबा सफर काटा, फिर वहां रुका और फिर वहां से चला। सर्दी के कारण बहुत लोग मर गए, और जब भूख लगी लोगों को तो उनके कपड़े जब चिथड़ों की तरह फट गए तो अपने ही घोड़ों को मारकर खाने लगे, अपने साथियों को मारकर खाने लगे। 6 लाख में से 5 लाख लोग रूस की ठंड की भेंट चढ़ गए, और बचे कितने? 1 लाख। बात यह नहीं कि नेपोलियन के 5 लाख सैनिक मर गए, नेपोलियन के वो 5 लाख सैनिक, फ्रांस की कमर टूट गई, वो 5 लाख सैनिक कम नहीं होते। और जब वो वहां से आया, उस अवसर का लाभ नहीं खोया। अब किसने? इंग्लैंड। इस गुट ने अब उस पर आक्रमण किया। जो लड़ाई हुई वो स्थान है उसका 1813, और जहां पर वो लड़ाई हुई, आप साइकोलॉजी में भी नाम पढ़ते हैं, लिप्जिंग पढ़ते हो, पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड। लिप्जिंग में इन लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी जिसको नाम देते हैं राष्ट्रों का युद्ध। राष्ट्रों के युद्ध में हार गया नेपोलियन। और यहाँ बड़ी मजेदार कहानी, नेपोलियन हार गया, पकड़ा गया, लेकिन नेपोलियन को ये तो माना गया कि आप फ्रांस के सम्राट तो हो, ये उसका पद छीना नहीं गया उससे, लेकिन उसने तंग बहुत किया था दुनिया को, इसलिए नेपोलियन के साथ एक सलूक किया गया। लिप्जिंग का युद्ध भी कह देते हैं लोग इसे, तो भी गलत नहीं है। राष्ट्रों का युद्ध भी कह देते हैं, वॉर ऑफ नेशन भी कह देते हैं, तो भी गलत नहीं है। सारे नाम इसी के साथ लिखते हैं। और इस युद्ध में 1813 में नेपोलियन हार गया, उसको पेंशन दी गई, सम्राट उसे माना गया, लेकिन उसे यहां भेज दिया गया, एल्बा टापू। जब उसे एल्बा टापू भेज दिया, वो वहां रह रहा था, लेकिन इस फ्रांस की पूरी गतिविधियों से वो अनजान नहीं था। अब आपने बाकी चीजें पढ़ी, एक चीज पढ़ी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया होगा शायद।
जब उसे एल्बा टापू पर भेज दिया, उसको ये मानकर भेज दिया कि आप फ्रांस के राजा तो हो, लेकिन फ्रांस की गद्दी खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। नेपोलियन के जाते ही गद्दी किसे दी? मित्र राष्ट्रों ने लुई 18वें को। ये याद रखना, नेपोलियन के जाते ही लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, और लुई 18वें से लोग नाराज थे। लोग नाराज क्यों थे? लुई 18वां कितना ही अच्छा शासन क्यों ना दे देता, कोई भी दे देता, लोग उससे नाराज ही रहते, क्योंकि लोगों को नेपोलियन की लत लग चुकी थी। नेपोलियन ने जनता को बहुत सुविधाएं दी थी। देखो, उसकी कुछ गलतियां जरूर रही, उसने विश्व स्तर पर कुछ ऐसे काम कर लिए जिससे वो दुनिया को जीतने का सपना, यूरोप को जीतने का सपना देख बैठा, और उसका सपना था पहले यूरोप को जीतूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। यूरोप में ही नहीं जीत पाया वो, और उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था तो फेल हुई ही हुई। स्पेन का प्रायद्वीपीय युद्ध भी फेल हो गया, और वो उसी में उलझकर 6 साल लगा रह गया, और 5 लाख सैनिक रूस में मरवा के आ गया। जब ये घटना घटी, वो कहाँ था इस समय? एल्बा टापू पर। और उसको पीछे से खबरें मिलने लगी कि लुई 18वें से लोग नाराज हैं, लोग उसके शासन से संतुष्ट नहीं हैं। वो 10 महीने रहा वहाँ, कहाँ? एल्बा टापू पर। फिर आ गया, और जब फिर आया, लोगों ने खुशियां मनाई, हमारा राजा आ गया है। भले ही उसके पास अब कुछ ज्यादा सैनिक नहीं थे, पर जैसे ही वो पहुंचा, उसकी सेना में लोग भर्ती होने लगे। सेना में भर्ती होने लगे। ये चिंता फिर किसके लिए बढ़ गई कि ये तो फिर आ गया, इनके लिए। और अब वो अवसर खोना नहीं चाहते थे। एक बार मरा हुआ अधमरा सांप फिर पूरा ताकतवर ना हो जाए, उन्होंने सोचा इसको अब कुचल दो, और उन्होंने फिर एक लड़ाई थोप दी उस पर। लेकिन वो लड़ाई इस वर्ष घटी 1814 में। कहने को तो उस लड़ाई का नाम ये है, वाटरलू की लड़ाई, और इसमें नेपोलियन हमेशा के लिए हार गया। और इसी बीच एक बात और बता दूं, इस 13 से लेकर इस 14 के बीच में 10 महीने उसने कहाँ काटे? यहाँ। जब वापस लौट कर आया तो उसने कितने दिन शासन किया फ्रांस पर? यह प्रश्न आता है। नेपोलियन ने एल्बा से आने से लेकर और सेंट हेलेना जाने तक कितने दिन फ्रांस का शासक रहा? दोबारा 100 दिन। और याद रहे, जोड़ो एक बात, वो कहां से आया था फ्रांस? एल्बा से। एल्बा से उसने कहां तक की यात्रा करी थी? पेरिस। याद हो, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा गांधी जी की, और उसकी तुलना करिए कि जिस तरह से नेपोलियन एल्बा से कहां तक की यात्रा करने आया था? पेरिस तक। उस यात्रा की तुलना करिए, जो कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को शुरू हुई साबरमती आश्रम से, और जो 5 अप्रैल शाम को खत्म हुई, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और ये है वो सुभाष चंद्र बोस का किया हुआ तुलना कि एल्बा द्वीप से पेरिस आने की नेपोलियन की तुलना। और हिटलर के बाद एक और नाम आता है मुसोलिनी, और मुसोलिनी का रोम तक किया गया मार्च जो सत्ता पाने के लिए था, और उसके साथ तुलना करी थी गांधी की दांडी यात्रा की। अब सवाल ये, अब ये बात तो हो गई, वो वाटरलू में उसे भेज दिया गया, और ऐसे टापू पर भेजा गया जहां कोई नहीं रहता, सुनसान निर्जन टापू। उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। और एक दिन डिस्कवरी चैनल पे मैंने इसके आगे की कहानी देखी, किताबों में नहीं है। कहते हैं नेपोलियन वहां रहा, और वो इस तारीख को मरा। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि 7 साल अभी और जिया है वो यहां से जाने के बाद, मरा नहीं है वो। अब बात ये है, जब वो जिया और 21 में जब वो मरा, तो जो मित्र राष्ट्रों की रिपोर्ट आई कि नेपोलियन अपनी मौत मर गया, उसको कैंसर हो गए। ये रिपोर्ट आई थी अंत में, जब नेपोलियन की मौत की रिपोर्ट छपी थी फ्रांस में। एक दिन डिस्कवरी चैनल पे दिखाया जा रहा था, नेपोलियन जब सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित किया गया था वाटरलू के युद्ध के बाद, तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इंग्लैंड का सेनापति रखा गया था। उसकी मर्जी से ही वो घूमने जाएगा, उसकी मर्जी से ही वो रहेगा, खाएगा, वो जो देगा वही खिलाएगा। नेपोलियन अपनी डायरी में लिख के मरा है कि मेरे को रोज जहर दिया जा रहा है, मीठा जहर, जो कभी सुकरात, अरस्तु को भी लोगों ने मीठा जहर दिया था। और अरस्तु ने कहा था मेरे को मारने का प्रयास हो रहा है रोज, पर मैं मर जाऊंगा, पर अरस्तुवाद जिंदा रहेगा। याद हो, अरस्तु जब मरने वाला था तो उसके शिष्य ने उससे पूछा था कि कोई ऐसा जिंदगी का गुर बताओ कि जो हम जीवन भर अपना सकें। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं कभी किसी से हारा नहीं। और उन्होंने कहा हमें भी तो बताओ, हम भी तो हारना नहीं चाहते। तो उसका जो जवाब था कि मैंने कभी जीतने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत बड़ी बात कह गया वो, और जिसको समझने वाले समझ गए। और यहाँ ये घटना घटी और लिख के मरा कि मेरे को रोज जहर दिया जाता रहा है और मैं पल पल मर रहा हूँ।
जिसको कैंसर होके मरता है उसका वजन चला जाता है, उसके बाल चले जाते हैं, और वो जब मरा था उसका वजन पहले की अपेक्षा 2 पाउंड ज्यादा ही था। इसका मतलब वो कैंसर से नहीं मरा, उसको मारा गया है, क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता था कि ऐसा भूखा शेर फिर से लौट कर आ गया तो फिर खराब करेगा। अब ये तो घटना घट गई उसकी। नेपोलियन सेंट हेलेना में एक बार कहा था, मेरे श्रेय, मेरे जीवन का श्रेय मेरे द्वारा लड़ी गई 40 लड़ाइयों में नहीं है, मेरे द्वारा बनाई गई विधि संहिता नेपोलियन कोड जो आज भी फ्रांस में चल रहा है, जिसने पुरातन व्यवस्था का अंत करके 385 प्रकार के कानूनों का अंत करके एक ऐसा कानून बनाया जिसकी राह पर फ्रांस आज भी चल रहा है, जिनका नाम था सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। फिर उसके बाद बहुत बड़ा नाम पीनल कोड, और फिर आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और एक था क्या, कमर्शियल कोड, वो इसके नाम से जाना जाता है। अब एक ऐसी घटना बता रहा हूँ, अगला चैप्टर तो फिर उसमें देर लगेगी, एक चैप्टर के बाद आएगा, पर अब जो घटना बता रहा हूँ उसमें आने वाले यूरोप के पूरे इतिहास को तय कर दिया। और अगर मैं यूं कहूं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम, इन 4 चैप्टर को पीछे रख दें, आगे जो भी घटेगा, अब जो घटना बताऊंगा उसकी वजह से घटेगा। क्या दूसरा विश्व युद्ध, क्या पहला विश्व युद्ध, सारी जड़ें यहाँ हैं। एक जड़ तो यहाँ है और एक जड़ अगला चैप्टर में है, औद्योगिक क्रांति में है, उसको समझना। और यही थीम है इस आगे आने वाले पूरे आधुनिक विश्व इतिहास की। मैंने पहले दिन एक बात कही थी आपको, जब इसको शुरू कर रहे थे, ठीक शुरू होने से कुछ दिन पहले मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करने लगा था उसकी, तो मैंने एक बात कही थी, 2 घटनाओं ने आधुनिक विश्व इतिहास को प्रभावित ही नहीं किया, मरोड़ा है। एक तो है वियना सम्मेलन और एक है औद्योगिक क्रांति। ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने एक ऐसे कलह के बीज बो दिए। मैं हिटलर और मुसोलिनी को मानता ही नहीं दूसरे विश्व युद्ध का जिम्मेदार ये घटना रही जो अब बताऊंगा, और इसी ने पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया, और पहले विश्व युद्ध ने हिटलर को जन्म दिया। हिटलर कसूरवार होगा, कसूरवार वो इतना ही है कि वो महत्वाकांक्षी था। तो महत्वाकांक्षी कौन नहीं होता? महत्वाकांक्षी आदमी जब उससे लगे कि सामने वाला कमजोर है और मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, वो तो पूरी करेगा, और उसने भी किया। और वो जो कर रहा था वो किसके गौरव के लिए? जर्मनी के गौरव के लिए। तो यहाँ ये ध्यान रखना, 1813 में नेपोलियन कौन से युद्ध में हारा था? राष्ट्रों के युद्ध। और जैसे ही राष्ट्रों के युद्ध में वो हार गया, नेपोलियन को निकाल दिया गया फ्रांस से, मित्र राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया। ये ध्यान रखना, ये तो पक्का याद होना चाहिए, विश्व इतिहास याद हो और ये घटना ना याद हो। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ये तो आपकी उंगली पे, नींद में भी बात याद होनी चाहिए कि पूरे यूरोप को 2 भागों में बांटने में बीच में जो काम है ये वियना व्यवस्था का ही काम है। अब जो घट रहा है, 14 में बुलाया वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन अभी चल ही रहा था कि लौटकर फिर कौन आ गया? वो फिर आ गया। वो भी कब आ गया? 1814 में। तो पहले वो किससे निपटने लग गए लोग? नेपोलियन से। उसे फिर भगाया गया, और फिर वो वापस सम्मेलन कब तक चला? 1815 तक। अब 1814-15 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वो क्यों आयोजित किया गया? एक ही लाइन में उत्तर, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति ने दुनिया में जो उथल पुथल मचाई है, जो अव्यवस्था फैलाई है। देखो, एक्चुअल में तो फ्रांस की क्रांति अव्यवस्था नहीं फैला रही थी, वो व्यवस्था दे रही थी दुनिया को। क्या? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। लेकिन राजतंत्रों के लिए तो वो क्या थी भाई? आज एक लुई 16वां चला गया, वो मर गया, कल को ऐसी घटना फिर ना घटे, इसके लिए पूरे यूरोप की एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें ऐसे तत्व अगर उठें तो उनको दबा दिए जाएं। तो उन राजतंत्रों ने एक बैठक बुलाई पूरे देशों में, यूरोप में फिर से क्या ठीक करने के लिए, राजतंत्र ठीक करने के लिए। और फ्रांस में इससे पहले कि कुछ और घटनाएं घटे, नेपोलियन निकल गया, फ्रांस की व्यवस्था को ठीक करो, फिर से राजाओं को बैठाओ। और इसीलिए अब मैं इतनी बात कहूंगा, फिर ये चर्चा आएगी इसकी। इस वियना सम्मेलन ने जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, 4 देश नाम याद रखना। और आगे चलकर आपको अगले अपने सिलेबस में कौन से 2 देश हैं? जर्मनी और इटली, जिसके साथ टॉपिक लगता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और अगर ये टॉपिक कहीं लिखा हो तो किन 2 देशों से संबंधित है वो?
जर्मनी और इटली, और उसके लिए शब्द लगता है ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ये क्यों इनके एकीकरण की जरूरत पड़ी? मैंने नाम तो लिख दिए, जबकि अभी तक ये इन नामों से तो जाने ही नहीं जाते, ये देश अभी इस नाम से नहीं जाने जाते थे। इसमें 300 रियासतें थी, इसमें भी 300 से थोड़ी ऊपर ज्यादा रियासतें थी। जैसे राजस्थान एकीकरण होने से पहले बिखरा हुआ था, कई रियासतों से शासित होते थे, लेकिन सबसे ताकतवर जो यहाँ की रियासत थी प्रशा, और यहाँ की सबसे ताकतवर जो रियासत थी सार्डिनिया। लेकिन अभी इतना आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, इतनी बात जान लें, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में नेपोलियन के जाने के बाद जो सम्मेलन हुआ वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के हित में हुआ। उस व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ, और वो व्यवस्था कुछ ऐसी स्थापित की कि इन देशों को बांट लिया गया, ऑस्ट्रिया के अधीन छोड़ दिया गया, उत्तरी इटली, दक्षिणी जर्मनी। जैसे यूँ समझिए ये इटली है, मान लो ये इटली, इसके ऊपर है ऑस्ट्रिया, इसके बीच में आल्प्स पर्वतमाला, ऊपर है इसके जर्मनी। तो जर्मनी का हिस्सा जो ऑस्ट्रिया के साथ लगता है वो तो कौन सा है? दक्षिण का। और ये तीन हिस्सों, ये जो हिस्सा लगता है इटली का, इसके साथ वो है उत्तर का। ये दोनों प्रदेश किसके अंडर में डाल दिए गए? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया ले गया इन्हें, और ये हिस्सा कौन खा गया? फ्रांस को दे दिया गया। कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वीना व्यवस्था ने छोटे छोटे वो देश जिनको कभी किसने जीता था? नेपोलियन। जिन प्रदेशों को कभी नेपोलियन ने जीता था, नेपोलियन ने वहां पर अपने कानून लगाए थे, उन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया और उनके उन निवेशों को, उपनिवेशों को आपस में बांट लिया गया। और जिनको बांट लिया गया, अब उन लोगों ने अपने, जिनके वो अधीन हो गए हैं, उनसे आज़ादी पाने का प्रयास किया, और उन्हीं को नाम दिया गया इटली और जर्मनी का एकीकरण। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं जर्मनी और इटली? किससे आज़ाद होने का प्रयास? इससे। और दूसरा किससे आज़ाद होने का? फ्रांस। क्योंकि इसका ये हिस्सा किसको दे दिया गया? फ्रांस को। क्योंकि ठीक इसके साथ किसकी सीमाएं सटी हुई हैं? फ्रांस की। और यहाँ कौन सटा हुआ है? और बीच में एड्रियाटिक सागर। तो ये सारे एक दूसरे से सटे हुए हैं, और इनका बंटवारा कर दिया गया। बेचारे बड़े बड़े देश बिखर गए, और उन्होंने वापस अपने देश के उन रियासतों को एकीकरण करने का ही नाम तो उनका नेशनलिज्म है। आप इसको यूं जोड़ दो, राजस्थान अलग हुआ, एकीकरण हुआ। अगर एकीकरण नहीं होता तो कई भारत बनते। एकीकरण हो गया मतलब एक भारतीय संघ का हिस्सा बन गए वो, और जब तक संघ का हिस्सा नहीं थे तब तक वो रजवाड़े ही थे। जब 117 साल बाद नेहरू ने उस शब्द को दोहराया, 117 साल पहले जिस नाम को दे गया था जेम्स कर्नल टॉड, राजस्थान, और जब उसे दोहराया गया और वो सपना साकार हुआ और ये राजस्थान बना, चौथे चरण में 30 मार्च 1949। तो अब अगली घटना, ये टॉपिक तो जस्ट इस अगले चैप्टर के बाद आएगा, जर्मनी और इटली का एकीकरण। और अब एक तो घटना ये थी जिसने आगे यूरोप को बहुत प्रभावित किया, वीना सम्मेलन ने। क्या प्रभावित किया होगा? इन देशों ने स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास किए, तो पूरी यूरोप की राजनीति प्रभावित हुई। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। किन से लड़ाइयाँ लड़ी? ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, इंग्लैंड ने भी बीच में पंगे लिए। तो यूरोप का माहौल बहुत गर्म हो गया। और दूसरी बात, इन्हीं दिनों में देखो फ्रांस की क्रांति अब कब खत्म हो गई? 1800। और देखिए इस समय जो व्यवस्था थी जिसको आप नाम देते हो पुरातन व्यवस्था, इतने झगड़ों के बाद फिर से वही लागू कर दी गई। क्या निकला? क्रांति सफल हुई? नहीं हुई। एक तूफान आया था नेपोलियन नाम का, जो फ्रांस को एक दिशा दे गया। लेकिन ध्यान रहे, सुलोचना इसमें नहीं होगी, पॉलिटिकल साइंस में। तो पुरातन व्यवस्था तो स्थापित हुई, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। कोड ऑफ नेपोलियन वो नहीं बदला, वो लगा रहा। इसके अलावा शिक्षा में सुधार चलते रहे। इसीलिए नेपोलियन ने एक बात कही थी, व्यवस्था कोई भी लगा दो, मेरे वाली व्यवस्था नहीं मर सकती। वो अच्छी है, वो चलानी पड़ेगी आपको। याद रहे एक बात कही थी डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने शेर शाह को लेकर। शेर शाह ने चलाया था रुपया चांदी का, और उसके बारे में स्मिथ ने कहा था शेर शाह का रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। और वो बात बहुत बड़ी थी, और ये पेपर में कई बार स्टेटमेंट आया भी है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये इस गैप में जो घटा वो यहाँ आकर खत्म हो गए। क्रांति के सारी परिणाम धूमिल हो गए, और जो पाया था वो थोड़े से समय को लेकर थोड़ी सी चीज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ खो दिया। और अब सवाल ये
ये 1815 का वर्ष इंग्लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये लोग आपस में लड़ रहे थे और इंग्लैंड क्या कर रहा था, औद्योगिक क्रांति में पैर पसार रहा था। और ये बात अब आपको जाननी है, औद्योगिक क्रांति दुनिया में कब घटी? 1760। 1760 में उसके सबसे पहले चिन्ह जहां प्रकट हुए वो कहां प्रकट हुए? इंग्लैंड में। हम बीच में ये भी बात करेंगे कि इंग्लैंड में ही क्यों हुई, चैप्टर तो सारा वही है। उत्तर प्रश्न यहां से नहीं आता। प्रश्न तो आता है कि उन आविष्कार क्या हुए, फॉर्मेलिटी है चैप्टर को पढ़ाने की, पर फिर भी जहां बात है कि वहां हुई क्यों, उस पे है कुछ समझने की बात। तो इंग्लैंड में हुई सबसे पहले, इसको यूं भी कहा जाता है 18वीं सदी का उत्तरार्ध जब ये घटी। एक टॉपिक और है जिसको मैंने अभी जैसे सिलेबस में लिखा है वैसे ही रखूंगा, वाणिज्यवाद। हालांकि वाणिज्यवाद इससे पहले हुआ। एक चीज याद रखना, वाणिज्यवाद जिस सदी से शुरू हुआ, 16वीं से 18वीं, 16वीं से 18वीं सदी के बीच में क्या रहा? वाणिज्यवाद। आप 16वीं कह रहे हो मतलब 1500 कुछ भी, और जहां ये खत्म हो गया वाणिज्यवाद, आप यूं जान सकते हो वाणिज्यवाद खत्म हुआ या खत्म कर दिया गया औद्योगिक क्रांति के द्वारा। औद्योगिक क्रांति पनपी, वाणिज्यवाद पीछे छूट गया। और ये प्रश्न पिछली बार आया था, वाणिज्यवाद का टाइम क्या? 16वीं से 18वीं शताब्दी। पूरे वाणिज्यवाद को पढ़ के देखना, प्रश्न 3-4 ही हैं, लेकिन वो 3-4 प्रश्न आसान है, गलत नहीं हो जाए। ये उसने ऊपरी पूछ लिया। कोलबर्टवाद पे प्रश्न आता है, कैमरलिज्म पे प्रश्न आता है, वो क्या है? वो थोड़े 4-5 प्रश्न, उसमें समय नहीं लगाएंगे। पर घटना ये पहले घटी, पर घटना महत्वपूर्ण ये थी, इसलिए पढ़ी सिलेबस में भी पहले यही है। तो ये दो घटनाएं एक दूसरे के आसपास हैं। और अगर मैं यूं कह दूं, वाणिज्यवाद ने ही औद्योगिक क्रांति की नींव रखी थी, और जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, वाणिज्यवाद को खत्म मान लिया गया। 1760 में वो शुरू हुई और वो खत्म हो गया। इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले कहाँ घटी? इंग्लैंड में। अब एक ऐसी चर्चा जो आपको समझाए, कुछ सवाल उठाए। ये समय था 1760, जो मान लिया गया कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। पहले तो इन दो शब्दों पे चर्चा करें, क्रांति। अब तक हम लोग यही समझते रहे हैं कि क्रांतियों का मतलब खून खराबा, मार काट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रचलित व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, एक बड़े लेवल पर परिवर्तन, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो। ये परिवर्तन इतने बड़े थे कि इनको शब्द दिया गया क्रांति, वरना तो ये कुछ नहीं था। उत्पादन हाथों की बजाय किससे होने लगा? मशीनों से। और अगर मैं यूं कहूं, आविष्कार हुए तो ही तो औद्योगिक क्रांति हुई। सवाल ये, आविष्कार कब हुए? 18वीं शताब्दी में। हम यही तो कह रहे हैं। कुछ सवाल यूं हैं, दुनिया में औद्योगिक क्रांति को शुरू करने का श्रेय सबसे पहले मिला इंग्लैंड को। इंग्लैंड एक पूंजीपति देश है और वहां पर पैसे की कमी नहीं थी, और उसकी वार्षिक नीतियां सरकार की भी किनके फेवर में जाती थी? व्यापारियों के। इसलिए वहां अवसर थे, और जहां अवसर होते हैं वहां आविष्कार हो जाते हैं, और वहां आविष्कार हुए। अब कुछ परिभाषाएं दे रहा हूं, अभी मैं वो नाम नहीं ले रहा जो अपनी गाइडों में लेंगे, लुई ब्लांक, अर्नोल्ड टॉयनबी, उनके नाम नहीं अभी। अब एक बेसिक चर्चा, औद्योगिक क्रांति क्या थी? वो परिभाषा ना तो अर्नोल्ड टॉयनबी ने दी, ना ही वो परिभाषा लुई ब्लांक ने दी। वो परिभाषा अलग है। अर्थ है उसका, औद्योगिक क्रांति हाथों से यंत्र बनाने से शुरू हुई और यंत्रों से यंत्र बनाने पर खत्म हो गई। हाँ, हाथों से यंत्र बनाने से शुरू हुई और यंत्रों से यंत्र बनाने पर पूरी हो गई। आज देखिए आप क्या होता है। जब ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो हम ये मानते थे कि आपको एक ट्रैक्टर बनाना तो आप हाथों से सामान उठा के जोड़ोगे। आज समय क्या है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक भी बनाना है, बोतल आई, उसमें लिक्विड पड़ा, ठप्पा लगा, लेबल लगा, बाहर आ गई। और तो और छोड़िए, ये हमारा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है, बहुत नज़दीक है, कभी अवसर मिले तो देखना। क्या होता है, ट्रेन आती है, कोयला भरा है, ट्रेन खड़ी हो जाती है, पूरे डिब्बे को उठा के क्रेन पलट लेती है, उसमें से सारा कोयला निकाल लेती है। आदमी काम नहीं करता। वो एक बहुत चौड़ा पट्टा है, उसके ऊपर कोयला सारा बिखर जाता है और कोयला चला जाता है अंदर जहाँ उसने ठिकाने पे जाना है। एक आदमी काम कर रहा है, एक ऑपरेटर काम कर रहा है और सारा कुछ हो रहा है। इससे एक नुकसान भी हुआ, एक फायदा भी। फायदा क्या हुआ? काम जल्दी हुआ, काम में गुणवत्ता आई, समय बचा। लेकिन इसके साथ एक नुकसान भी हुआ कि मानवीय श्रम
कम हो गया, जिससे क्या बढ़ती है? बेरोजगारी। ये तो उसका आगे का परिणाम रहेगा। लेकिन अभी बात केवल ये है, औद्योगिक क्रांति का एक टॉपिक बोल रहा हूँ, शुरू कब होती है? 1700। और ये भी याद रखना, औद्योगिक क्रांति को मैं निश्चित साल कह नहीं सकता। ये एक बड़े लंबे युग की प्रक्रिया है, जिसमें एक युग बदलकर दूसरे युग में आया, लेकिन फिर भी एक मोटा सा मान लिया गया कि इस टाइम में शुरू हुई। लेकिन अब बात ये इसी टाइम क्यों शुरू हुई? इससे पहले क्यों नहीं हुई? क्यों? क्या लोगों को आविष्कारों की जरूरत पहले नहीं थी? क्या पहले लोगों को सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं थी? क्या वो बैलों की तरह खेतों में काम करके खुश थे? फिर सवाल ये कि आविष्कार हुए तो 18वीं शताब्दी में ही क्यों हुए, पहले क्यों नहीं हुए? एक उत्तर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूरोप का मध्य युग, अगर मैं कह दूं अंधकार युग, तरक्की के मामले में तो गलत नहीं है। सामंतवाद जकड़े हुए थे। व्यापारी जो भी बनाता था, शिल्पी जो भी बनाता था, अपने घर के लिए नहीं बना सकता था। उसे किसी के घर पे जाके काम करना पड़ता था, किसी के लिए उत्पादन करना पड़ता था, जिसको कहते थे श्रेणी व्यवस्था, और जिसको अंग्रेजी में एक नाम भी दिया गया, गिल्ड। गिल्ड शब्द किससे संबंधित है? शिल्पियों से। शिल्पियों का संगठन अपने लिए कुछ नहीं बनाएंगे, व्यापारी उनसे बनवाएंगे और वही बेच लेंगे। उनको सिर्फ मेहनताना मिलेगा, अपनी बनाई हुई चीज की कीमत नहीं मिलेगी। किसान जो पैदा कर रहा था, किन के लिए? सामंतों के लिए। जब उसको पता है मेरा उत्पादन लोगों के लिए है, मेरे लिए है ही नहीं, तो उत्साहित क्यों होगा और पैदा करने के लिए? अगर ज्यादा भी पैदा करेगा तो कौन ले जाएगा? सामंत ले जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप में मध्य युग में सामंतवाद का बोलबाला था, और दो ही तरह के लोग थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। और क्रांतियां तभी घटती हैं जब वर्ग कौन सा होना चाहिए? मध्यम वर्ग। इसीलिए पढ़ा लिखा वर्ग, बौद्धिक चेतना हो, और मध्यम वर्ग हो। क्योंकि मध्यम वर्ग क्या है? जो है वो खोना नहीं चाहता, जो नहीं है वो पाना चाहता है। ऊपर के कैटेगरी को छूना चाहता है, नीचे वाली में जाना नहीं चाहता। ऊपर खिसकता है तो व्यवस्था आड़े आती है। उस व्यवस्था को बदलने का नाम ही तो क्या होता है? क्रांति। तो यहाँ हालात ये थे कि इस जमाने से पहले काम खेतों में तब भी होता था, काम शिल्पी लोग तब भी करते थे, लेकिन तब काम करवाने वाले लोग किस वर्ग के थे? उच्च वर्ग के। उनका तो काम होना चाहिए, चाहे बैल करें चाहे आदमी करें। उनको क्या जरूरत है आविष्कारों की? जब मेरे पास 100 बीघा जमीन है और मेरे को ये कह दिया गया कि जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग हैं, आपके गुलाम हैं, जैसे मर्जी काम लो। मेरा तो मतलब क्या? खेत में उत्पादन होना चाहिए, हल चलना चाहिए, चाहे हल मशीनरी से चले चाहे आदमी जोते उसमें। पहले जो श्रम होता था बैलों से और हाथों से, और वो श्रम मानवीय श्रम की उसमें मात्रा ज्यादा थी। और वो श्रम किन के लिए होता था? उच्च वर्ग के लिए। और याद रखना, उच्च वर्ग हमेशा परिवर्तनों से डरता है। क्यों? अगर सत्ता आम आदमी के हाथ में आने लगेगी तो उनसे हाथ से सत्ता छिन जाएगी। और जब वो नहीं चाहता, देखना बड़े बड़े लोग कहेंगे गरीबी मिटाओ, लेकिन अक्सर ये होता है गरीब मिटाओ, गरीबी नहीं। सवाल ये रहता है, वो गरीब मिटाने में लग जाते हैं, गरीबी मिटाते मिटाते। कैसे? हमारे बड़े बड़े मंत्री चाहते हैं बाढ़ आए, अकाल पड़े, क्यों? राहत कार्यों के नाम पर हम क्या खाएं? पैसे। उनको तो समाज सेवी संस्थाएं बहुत दे देंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी भी यही है। आज कहीं बाढ़ आ गई, लोग दान के रूप में करोड़ों रुपया भेजते हैं। सरकार को पता है उनका पेट तो ये लोग ही भर देंगे, हम अपना पेट भर लेते हैं। तो ये समस्या यहाँ भी थी। तो 18वीं शताब्दी से पहले समाज के, राजनीति के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर उच्च वर्ग का अधिकार था, और उच्च वर्ग उत्पादन हो रहा था, निम्न वर्ग कर रहा था। उनको क्या लेना है? मशीन करे कि ट्रैक्टर करे, उसने क्या आवश्यकता ही महसूस नहीं होने दी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार नहीं होंगे। और वो आवश्यकता किसने महसूस नहीं होने दी? उच्च वर्ग ने। और दूसरी बात, अब सवाल फिर इसी युग में क्यों? और ये बात आप पढ़ चुके हो। पुनर्जागरण के 200 साल यूरोप में एक और बड़ी घटना को जन्म देने वाले हैं, मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ। और अगर इसको एक शब्द में डाल दूं, सामंतवाद का पतन और खुले खेतों पर आम किसान का अधिकार। और एक और श्रेणी टूटी जिसको आप कहते हो गिल्ड। उत्तर क्या? अब जो व्यक्ति जो बनाएगा वो किसके लिए? अपने लिए। कुछ पैदा करेगा अपने लिए, जरूरत से ज्यादा पैदा करेगा तो पैसा भी किसके घर जाएगा? उसके घर जाएगा। जब ये घटना होगी तो क्या आदमी प्रोत्साहित नहीं होगा कि मैं और ज्यादा पैदा करूं, मैं अपनी पुरानी सारी कमियां निकालूं? और अब क्या कह रहा हूं मैं? और ज्यादा पैदा करने को मैं क्या कह रहा हूं? आवश्यकता। और आवश्यकता क्या डिमांड कर रही है? आविष्कार। मान लीजिए आप अपने ही जमाने की बात देखो, आप सबने देखी होगी
कभी किसी जमाने में खेतों में गेहूं की फसल को लताड़ लताड़ कर निकाला जाता था, महीनों लग जाते थे। बारिश आ गई, कुछ आ गया, खराब हो गई, तूड़ी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। आज वो काम फिर किससे, ड्रमियों से होने लगा, फिर टोकों से होने लगा। आज कंबाइनें आ गई, सब कुछ एक ही साथ वो क्या निकली, वो सब कुछ समेट के ही चली गई। आपका गेहूं भी आपके घर पहुंच गया, आपका कचरा भी आपके घर पहुंच गया, और गेहूं सीधा घर भी नहीं, मंडी पहुंच गया। काम पूरा हो गया। एक ही दिन में 1-1 रुपए की फसल काट दी। ये सारी चीजें किसने जन्म दी हैं? औद्योगिक क्रांति ने। हमारे देश में वो बहुत लेट पहुंची। जिसको आप कहते हो फसल काटने का रिपर और फसल निकालने का टोका 1791 में ही आ गया था अमेरिका में, हमारे पास बहुत लेट आया वो। तो एक चीज तो ये आपको पढ़नी है, जब सामंतवाद टूटा, मध्यकाल गुजरा, खेत लोगों को मिले, और इसके साथ साथ कृषि के खेत आजाद हुए, लोगों को पट्टे मिले, उनकी उपज जो उनके पास रहने लगी, तो आवश्यकता हुई, सुधार की आवश्यकता हुई, और सुधार की आवश्यकता ने आविष्कारों को जन्म दिया। और एक ही साथ और ये जन्म कहाँ दिया? जन्म तो दूसरे देशों में भी दे सकते थे। क्या सामंतवाद अकेले इंग्लैंड में ही टूटा? क्या फ्रांस, जर्मनी, जापान में नहीं टूटा? टूटा। सवाल ये, मनुष्य का श्रम तो देखो, एक वर्ग को खेत मिल गए, एक बात, बाकी तो सारी कारणों में बात आ जाएगी। जो बेरोजगार वर्ग है वो क्या करे, जिसके पास खेत नहीं है? आजाद तो हो गया, काम तो करना है। और वो कहते हैं, जैसे एक घर में 10 लोग हैं, उनके पास 10 बीघा भूमि है, वो कहते हैं ये काम तो मेरे घर के 2 लोग ही कर लेंगे, बाकी के 8 लोग क्या करेंगे? वो कहते हैं हम पैसा कमाएंगे, हम और तरीके से कमाएंगे, और तरीके से हम कहीं और नौकरी करेंगे। वो नौकरी करने के लिए कहाँ चला गया? शहर चला गया। शहर में कहाँ नौकरी करेगा? कारखाने में नौकरी करेगा। कारखाने में नौकरी तब करेगा जब कारखाना होगा, और कारखाना तब होगा जब कारखाना लगाने के लिए व्यापारी होंगे, और व्यापारी कारखाना तब लगाएगा जब उसके पास पूंजी होगी, और वो पूंजी उसे कौन देगी? सरकार, बैंक देंगे, बिना ब्याज के देंगे। तो जिस देश में मूलभूत बात क्या, बेरोजगार लोग हों, जिसको आप कहते हो अतिरिक्त श्रम हो, दूसरी बात वहां पर सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उस श्रम को काम लेने के लिए व्यवस्था हो। वो व्यवस्था क्या होती है? उद्योग। वो जब दोनों का सम्मिश्रण हो जाएगा तो क्या होगी? औद्योगिक क्रांति। और आप भी जानते हो, आपने एक मकान बनाना है, आप पहले टटोलते हो कि सस्ता कैसे पड़ेगा, ठेके पे दे देंगे तो पड़ेगा या मजदूरी करवाएंगे तो पड़ेगा। आप सीधी सी बात है, क्या ढूंढ रहे हो? सस्ती मजदूरी। और जब सस्ती मजदूरी तब होती है जब काम एक हो, करने वाले 10 हो। जब काम 10 हो, करने वाला एक हो, तो मजदूरी क्या हो जाएगी? महंगी। और ये सारी घटनाएं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी यही कहानी है जो मैंने अब बोल दी। और अब तो एक सैद्धांतिक बात हो गई। अब आपको औद्योगिक क्रांति की बात समझ में आ गई होगी कि औद्योगिक क्रांति हाथों से यंत्र बनाने से शुरू हुई और यंत्रों से यंत्र बनाने पर पूरी हो गई। और उसके भी 2 स्टेजेस हैं। 1760 से 1850 तक तो पहली स्टेज रही, जिसमें यंत्र किससे बने? हाथों से। और 1850 से लेकर आज तक अब उसकी दूसरी स्टेज है। वो कौन सी स्टेज है? यंत्रों से यंत्र। तो औद्योगिक क्रांति के 2 पार्ट रहे, एक इस 100 साल का, एक उसके बाद का। और अब है ये घटना कि ये अवसर, ये सौभाग्य, ये सुअवसर इंग्लैंड को ही क्यों मिला, किसी और देश को क्यों नहीं? फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, जिन्होंने बाद में इसमें योगदान दिया, उनको क्यों नहीं मिला? और एक बात बड़ी है, अब कोई और लंबे चौड़े नक्शे बनाने की जरूरत नहीं, पर एक छोटी सी बात जरूर, आप जब नक्शा देखोगे तो इतना सा टापू है इंग्लैंड, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके पास हॉलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन एक घेरा, मैं इसे सुरक्षा घेरा ही मानता हूँ इंग्लैंड के लिए, चाहे किताबों में नहीं लिखा कि सुरक्षा घेरा क्या है, चारों ओर पानी। यानी कि एक चीज तो क्लियर है, इंग्लैंड को अगर अपना सुरक्षा करनी है तो उसे किस चीज पर ध्यान देना? नौसेना पर, और किसी पर नहीं। यानी कि जमीनी मार्ग से उस पर हमला नहीं हो सकता। और नौसेना दुनिया में उसकी उस जमाने में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। इसका मतलब इंग्लैंड बाहरी आक्रमणों से बड़े लंबे समय तक बचा रहा। ये विडंबना है इतिहास की, लेकिन आंतरिक युद्धों में वो 200 सालों तक जूझता रहा। संसदीय संस्थाओं का विकास तो सिलेबस में नहीं है अपने। 1688 में जहाँ संसदों का निर्माण हो गया, आपसी संघर्ष खत्म हुए, आधुनिक युग शुरू हुआ, लेकिन बाहरी आक्रमणों से वो लंबे समय तक सुरक्षित रहा। और अब बात औद्योगिक क्रांति को 2 बातों से आप पढ़ सकते हो, हुई क्यों या इंग्लैंड में क्यों हुई। दोनों का उत्तर एक ही है। और जिस व्यक्ति के पास हिस्ट्री बीए में थी, और वो हर साल ये प्रश्न आता है, क्योंकि उस यूनिट में 2 ही पेपर में पार्ट हैं, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, और 2 ही प्रश्न आते हैं पेपर में हर साल, और वो दोनों ही आते हैं, और ये हर साल पढ़ा। और उसमें पहला कारण ये है, उच्च जीवन स्तर।
अब मैं थोड़ा जल्दी बात करूंगा इस पर, क्योंकि कारण ज़्यादा महत्व नहीं रखते, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उच्च जीवन स्तर क्या करता है? उच्च जीवन स्तर से मेरा मतलब क्या है? आपका रहन सहन कैसा हो, ठाट बाट कैसा हो, ऊंचा हो। वो कब होगा? जब आपके पास क्या होगा? पैसा। और ये मैं बात किस देश की कर रहा हूँ? इंग्लैंड की। यानी कि इंग्लैंड के नागरिकों का जीवन जीने का ढंग बहुत ऊंचा था, क्योंकि इंग्लैंड एक पूंजीपति देश है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद, देखो जरूरतें अलग होती है, विलासिताएं अलग होती है। जरूरतों को पूरा करने के बाद अतिरिक्त पैसा बचा अपनी ऐशो आराम को पूरा करने के लिए। और जब ऐशो आराम को पूरा करने के लिए जब उन्होंने चाहा कि हमें ये मिले, तो क्या पैदा हुई? मांग। और जब मांग पैदा हुई किस सामग्री की? पाउडर, क्रीम, विलासिता की सामग्री की। और वो सामग्री होती है यूज एंड थ्रो, खत्म हो गई। यानी कि आप लंबे समय तक उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। पाउडर है, आपने लगा दिया, दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो वो नाजायज खर्चा था हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन वो जरूरी खर्चा किन के लिए था? इंग्लैंड के लोगों के लिए। ये डिमांड कैसे बढ़ी? उच्च जीवन स्तर से। उच्च जीवन स्तर से डिमांड बढ़ी, और डिमांड, मांग का और पूर्ति का नियम तो एक दूसरे का पूरक है। मांग उठेगी तो पूर्ति के लिए संसाधन भी जुटेंगे। एक कारण तो ये था। दूसरा बहुत फेमस कारण है कि इंग्लैंड में ये भी था और इंग्लैंड में ये भी था। ये भी सवाल एक और है। लोहा और कोयला फ्रांस में भी था, लोहा और कोयला बेल्जियम में भी था, लेकिन फिर भी ये सौभाग्य किसे मिल गया? इंग्लैंड में। क्यों? होने से क्या होता है? दोहन जो पहले कर लेगा, जो उससे लाभ पहले उठा लेगा, वो आगे रहेगा। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा पढ़ के आए हो, अब्राहम डर्बी, जॉन रोबोक, हेनरी बेसमेर, ये लोग वो थे जिन्होंने ये दो चीजें क्यों लिखी हैं। पहले तो ये छोड़ो, लोहा और कोयला औद्योगिक क्रांति को जन्म कैसे देते हैं? सवाल ये है। फैक्ट्री लगानी है तो किससे लगेगी? और आज तो फैक्ट्री चलती है बिजली से, तब किससे चलती थी? और सवाल याद रहे, जब फैक्ट्रियां लगी थी तो वो जमीनी कोयले से नहीं चलती थी, तब वो जंगल काटे गए, लकड़ियों से कोयला बनाया गया। सवाल रहता है, लकड़ी के कोयले में आग तो बहुत होती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो आग नहीं रहती। जब ये खोज हो गई 1750 में, क्या जमीनी कोयला, जिसका एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट जो नाम देते हो, वो कोयला जब मिला, और अब्राहम डर्बी और जॉन रोबोक ने यह बताया कि इस कोयले की गर्मी से लंबे समय तक ऊष्मा रखी जा सकती है और फैक्ट्रियां चलाई जा सकती हैं, तो क्रांति आ गई। फैक्ट्री लग गई लोहे से और चल गई किससे? कोयले से। उत्पादन बढ़ने लगा। तो इन चीजों को जिसने सबसे पहले यूटिलाइज कर लिया, तो उसने औद्योगिक क्रांति में पैर बढ़ाए। सारे कारण नहीं बताऊंगा, 7-8 कारणों में सारी बात पूरी कर दूंगा, कारण तो 19-20 है। तीसरा ये है इंग्लैंड की क्या भौगोलिक स्थिति। इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक चीज बोलनी बाकी है। एक मैं कह गया, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उसके ऊपर जमीनी आक्रमण होता, कैसे होता? जगह नहीं, और ये आक्रमण कामयाब नहीं होने देता। ये तो रहा उसका सुरक्षात्मक पक्ष। इसने औद्योगिक क्रांति में कैसे योगदान दिया? सवाल ये है, जब आपको अपना पैसा अपनी सुरक्षा पे खर्च नहीं करना, तो वो पैसा आप किस पे खर्च करोगे? विकास पे। एक बात और है, जहां ये तरह की स्थिति उसको एक सुरक्षा प्रदान कर रही थी, सुरक्षा घेरा दे रही थी, वहीं दूसरी स्थिति एक अच्छी और भी थी कि उसके यहीं से दुनिया के हर देश में जाने के लिए अच्छे बंदरगाह भी उसके पास मौजूद थे। तो आक्रमणों से बचा और व्यापार कर गया। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति यह कहती है कि इंग्लैंड ऐसी स्थिति में स्थित है जहां से दुनिया के हर देश में जाने के लिए उसके पास पानी के रास्ते, व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह मौजूद हैं, और इससे इंग्लैंड लड़ाइयों से बचा रहा और व्यापार लगातार करता रहा। तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये थी कि इंग्लैंड का ये सबसे बड़ा कारण है औपनिवेशिक साम्राज्य। जो लोग नए हैं उनके लिए दोबारा परिभाषा दे दूं, औपनिवेशिक साम्राज्य से क्या कह रहा हूं? पहले उसकी परिभाषा, जब कोई एक देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, तो हारा हुआ देश जीते हुए देश का उपनिवेश हो जाता। इसको और बदल दो हमारे भारतीय परिस्थितियों में, जब जीता हुआ देश हारे हुए देश की शासन व्यवस्था पर भी अधिकार कर लेता है, और वो शासन व्यवस्था हारे हुए देश के हित में नहीं होती, जीते हुए देश के हित में होती है, वो उपनिवेशवाद बदल कर क्या हो जाता है? साम्राज्यवाद। कॉलोनियलिज्म इंपेरियलिज्म में बदल गया और पता भी नहीं लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? यही तो किया। कहां से आए थे? इंग्लैंड से। अब बात ये, इंग्लैंड के दुनिया में इतने उपनिवेश थे कि एक समय था, कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी नहीं डूबता।
क्योंकि एक देश में सूर्य डूबा और जहां उदय हुआ वहां भी किसका अधिकार है? इंग्लैंड का। इसलिए इंग्लैंड के इतने बड़े उपनिवेश थे और औद्योगिक क्रांति के लिए जो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी करते थे। क्या? फैक्ट्री आपने लगा ली, चलेगी किससे? कच्चे माल से। चलो बना लिया, वो फिर कैसे चलेगी? जब वो माल बिकेगा तो आपको दो चीजें चाहिए, कच्चे माल की जगह गोदाम और बेचने के लिए एक बड़ी मंडी, और वो दोनों ही उसे कहाँ मिले? अफ्रीका और एशिया में। तो भारत के बारे में मैं अभी बात याद आ गई, फिर भूल जाऊं, वो है तो किसी और पॉइंट में। हमारे देश के एक लेखक हैं रजनी पाम दत्त, बहुत बड़े लेखक हैं, इतिहासकार हैं। जैसे भारत के इतिहास, आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त की है, लेकिन हमारे देश से धन निष्कासन की बात करने वाले तो पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में लिखी गई, द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने एविल ऑफ द एविल भी कहा उस धन निष्कासन को कि दानवों का दानव है। लेकिन भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये, रजनी पाम दत्त क्या कहते हैं? लाइनें सुनने की बड़ी मजेदार है कि अगर प्लासी की लूट का माल या भारत का धन इंग्लैंड की ओर ना गया होता तो इंग्लैंड के लोगों ने आर्कराइट, कार्टराइट, इन लोगों के आविष्कारों को लोग समुद्रों में फेंक देते, इनकी कोई कदर नहीं पड़ने वाली थी। सवाल क्या? भारत के कच्चे माल ने, भारत से लूटे हुए धन ने कहाँ की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया? इंग्लैंड की। यानी कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की जड़ें हमारे ही देशों से जुड़ी हुई थी, अफ्रीका, एशिया। हमारे और अफ्रीका में फर्क एक ही था कि हमें उन लोगों ने अफ्रीकी मान लिया। मानव जाति का देखो जहां सबसे पहले उत्थान हुआ अफ्रीका में, लेकिन सभ्य सबसे बाद में ही हुआ। आज भी देख रहे हो, अफ्रीकी लोग पैदा जहां सबसे पहले मनुष्य हुआ, लेकिन विकास के मामले में, मनुष्य के सभ्य होने के मामले में वही सबसे पीछे रह गए। क्या बात यार, नहीं छोड़ूंगा मैं आधा घंटा क्लास, नहीं अभी नहीं छोड़ सकता, प्लीज प्लीज नहीं छोड़ूंगा, कह दो किसी। तो ये एक कारण और है, औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य बहुत बड़ा था और दुनिया के हर कोने में उसके अधीन देश फैले हुए थे जिनसे वो अपना व्यापार, कच्चा माल और तैयार माल दोनों बेच रहा था। और इस मामले में बड़े बड़े देश पिछड़ गए थे, और ये कहने की जरूरत नहीं है। उस समय जो बड़ा बड़ा देश एक बचा हुआ था फ्रांस, और वो जूझ रहा था अपनी ही बुरी स्थिति से, एक क्रांति से जूझ रहा था। और वो क्रांति इतनी अव्यवस्था मचा गई, सुविधाएं, सफलताएं बहुत कम थी, लेकिन उसके पीछे दुर्घटनाओं का, दर्द का इतिहास कहीं लंबा था। वो बहुत कुछ पीछे पीड़ाएं छोड़ गई जिनको लोग बाद तक भी भुगतते रहे। ये कारण तो बड़े हैं, और एक कारण एक और है कि इंग्लैंड के गांवों में उन्हीं दिनों में एक महामारी फैल गई। ये बहुत बड़ा प्रश्न, ब्लैक डेथ, जिसको हिंदी में आप कहते हो काली मृत्यु। सवाल ये नहीं है कि एक महामारी फैली जैसे भारत में हर रोज ही प्लेग फैल जाता। याद है 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होना था? पूना में। हुआ कहाँ? क्यों हुआ? क्योंकि पूना में क्या था? प्लेग। और बाल गंगाधर तिलक की एक लाइन अगर याद हो कि आजकल जो हमारे नगर में, महाराष्ट्र में जो प्लेग फैली हुई है, वो सरकारी प्रयत्नों से कहीं ज्यादा हितकर है। क्या कह रहे हैं वो? कि प्लेग की बीमारी उतना नहीं मार रही जितना हमारे उनके क्या मार रहे हैं? उपकार मार रहे हैं। वो उपकार करने के बहाने लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कहीं ज्यादा उदार है कौन? प्लेग, बजाय किनके प्रयत्नों के? सरकारी प्रयत्नों के। तो यहाँ काली मृत्यु फैली, गांवों में बहुत लोग मौत के ग्रास में चले गए। इससे औद्योगिक क्रांति का क्या लेना देना है? जो बच गए वो उस मौत से डरते हुए कहाँ भागे? शहरों को छोड़ गए, गांवों को, उस मृत्यु से डर से। सवाल ये रह गया, चलो वो शहरों में भी चले गए। दो कारण हो गए, एक तो एक काम को करने के लिए मजदूर बढ़ गए, दूसरा उन लोगों का पेट भी तो भरना है वहां शहर में। गांव में तो जैसे जैसे उत्पादन करके अपना पेट भर रहे थे। दो परिस्थितियां विकट रूप से खड़ी हो गई, एक तो मजदूरी सस्ती हो गई, उन लोगों को काम में कहाँ लगाया जाए, दूसरे उन लोगों की भूख को शांत करने के लिए अन्न कहाँ से लाया जाए। दोनों ही चीजें क्या मांग रही हैं? आविष्कार। उधर क्या मांग रही है कि इनको मजदूरी दो तो क्या लगाओ? फैक्ट्री। और मजदूरी जब सस्ती हो तो व्यापारी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप क्या करता है? आगे बढ़ता है। जिसके पास पैसा है वो फैक्ट्री लगाता है। और अब देखिए खेतों में तो उत्पादन उतना ही हो रहा था। अब देखो लोग वही उठ के गए हैं गांवों से,
देखिए ध्यान रखना। लेकिन अब हो क्या गया, थोड़े लोग किस पर निर्भर हो गए, कृषि पर, और ज्यादा लोग किस पर निर्भर हो गए, उद्योग पर। उनकी जरूरतें बढ़ गई, खाने की जरूरत बढ़ गई, और वो खाने की जरूरतें पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाना अब जरूरी हो गया। और उत्पादन मानवीय श्रम से तो बढ़ाना मुश्किल था, और उसको बढ़ाने के लिए फिर क्या आ गई, तकनीक। और तकनीक का जन्म इसलिए हुआ, उसमें ये बड़ा रोल था इसका, काली मृत्यु। ये इतनी चीजें तो हैं कॉमन, जो थीम है इंग्लैंड को आगे लेके गई हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उन पे एक एक लाइन में बोल दूं कि इंग्लैंड में सरकार की जो नीतियां बनती थी वो किन के हितों में बनती थी, व्यापारियों के। बजट उनके व्यापारियों के हित में होते थे, इसलिए व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक था। अगली बात, कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी, फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को योगदान दिया, और इसके अलावा सप्तवर्षीय युद्धों ने भी फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को योगदान दिया, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्धों में आखिरकार मात किसे मिल गई, फ्रांस को। फ्रांस उस बदला उसने कहाँ लिया, फ्रांस ने उसका अमेरिका की क्रांति में, वो अपने बदले ही लेता रह गया, और तरक्की कौन कर गया, इंग्लैंड कर गया। इसलिए इंग्लैंड की परिस्थितियों ने खुद ब खुद इंग्लैंड के सामने वो चीजें खड़ी कर दी। और एक बात और यहाँ ये भी याद रखना, सबसे बड़ा कोई कारण पूछा जाए औद्योगिक क्रांति का अगर कोई था, तो वो था इंग्लैंड के सबसे ज्यादा उपनिवेश होना और उसकी एक अच्छी भौगोलिक स्थिति का होना, सबसे बड़ी चीज वही है। अब ये तो था एक ढांचा, और आप जिसे चीज पढ़ते हो और आपके किताबों में उत्तर नहीं दिया, वो दो दो लाइनों में बात कही हुई है कि औद्योगिक क्रांति पैदा इसलिए हुई इंग्लैंड में क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने से पहले कृषि में क्रांति हो गई। पढ़ते हो ना एक लाइन, जब वो लिखा भी है उत्तर, लेकिन आप उसको थोड़ा जोड़ नहीं पाते। जैसे आप पहले एक नाम पढ़ते हो कि जेथरो टल ने क्या बनाई थी मशीन, ड्रिल बनाई थी, इसका टाइम पढ़ा 1760। यानी कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन आप पढ़ोगे किताब में लिखे हुए, वो 18वीं शताब्दी के उस युग से ठीक पहले हुए हैं जब क्रांति हुई है। यानी कि इन आविष्कारों ने बड़े आविष्कारों की नींव रख दी। और इससे आप ये भी मानते हो कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई, तो कृषि के क्षेत्र में हुई है, ये ध्यान रखना। तो कृषि के क्षेत्र में देखो, औद्योगिक क्रांति का नाम तो उद्योगों से जुड़ा है, लेकिन उद्योग भी कैसे चलते हैं, जब प्राथमिक क्षेत्र मजबूत हो, और वो प्राथमिक क्षेत्र में क्रांति हुई। इसीलिए कहा जाता है कि क्रांति घटी किस वजह से, क्योंकि कृषि में पहले क्रांति हुई। अब है बात, किस शब्द का सबसे पहले जिसने प्रयोग किया, वो था लुई ब्लांक। कहाँ ये भी लिखा मिलता है, लुई ब्लांक या लुई ब्लांक। समय था 1833, कहीं ये भी लिखा मिलता है, उसे ठीक कर लेना, ये गलत है, 1833 ही सही है। फ्रांस का विद्वान था लुई ब्लांक, जिसने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया, इस रिवॉल्यूशन का प्रयोग। लेकिन इसको औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर जिसने प्रचलित किया, ये कॉलेज लेक्चर में प्रश्न आया था, अर्नोल्ड टॉयनबी, ये नाम याद रखना है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने इसको औद्योगिक क्रांति नाम दिया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुई ब्लांक ने किया है, और इस व्यक्ति ने अपनी जिस किताब में इसका जिक्र किया है उसका नाम है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये नाम याद रखना, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और उस व्यक्ति का नाम है लुई ब्लांक के बाद दूसरा नाम अर्नोल्ड टॉयनबी। और हर गाइड में लिखा है, लेकिन जैन एंड माथुर की किताब में नहीं लिखा है। और इसी जब ये प्रश्न पेपर में आया था तो मैं गलत करके आया था, क्योंकि मजे की बात यह है कि उसके चैप्टर में कहीं नहीं लिखा। जब चैप्टर खत्म हो जाता है, पीछे संदर्भ में लिखा हुआ एक ऊपर डाल दिया एक, और इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई कि सबसे पहले इसका नाम किसने लिया, किसने क्या दिया, किन शर्तों में दिया, किस क्षेत्र में दिया, वो था। तो याद रखना, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नाम की पुस्तक में उसके आख्यान हैं, लेक्चर्स दिए हुए हैं। अपने विश्वविद्यालय में जहाँ वो प्रोफेसर था, वो बोलता था और वो लिखे गए, और उन्हीं में वो नाम दिया हुआ अर्नोल्ड टॉयनबी। अब सवाल मैं बात कर चुका हूँ, क्रांति क्यों? जब क्रांति इसलिए क्योंकि क्रांति का मतलब खून खराबा नहीं होता। जब आप रूस की क्रांति पढ़ोगे तो आपकी गाइडों में तो नहीं लिखी, लेकिन 1905 की और 1917 की दो क्रांतियां हुई हैं। और 1905 की क्रांति के बारे में लोगों ने कहा, हमने सुना था जब क्रांति होगी बलवा होगा, खून बहेगा, लोग मरेंगे, एक थप्पड़ भी नहीं मारा गया किसी की और सारी व्यवस्था बदल गई। तो क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि क्रांति कोई खून खराबा करे। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन कि जो बड़े पैमाने पर नजर भी आए और वो बहुत सारी मानव जाति को प्रभावित भी करे। तो ये तो हो गया
क्रांति का घटनाक्रम कि क्यों घटी, अब घट तो गई, उसने परिणाम क्या दिए, उसने परिवर्तन क्या दिए, और वो परिवर्तन आप सब रटते हो। और वो परिवर्तन ये है, सबसे पहले जो परिवर्तन आप पढ़ते हो किस क्षेत्र में हुए, कृषि के। मैं सीधी एक लिस्ट बना रहा हूँ। सबसे पहला एक नाम है जेथरो टल, जिसने क्या बनाई, ड्रिल मशीन। और ये भी याद रखना, ड्रिल मशीन से हर ग्रामीण आदमी परिचित है। क्या फायदा करती है ड्रिल मशीन? बिजाई करती है। फायदा क्या करती है? बिजाई तो पहले आदमी भी करता था, बैलों से, मुन्नी से। हाँ, बीज भी, और बीज निश्चित मात्रा में, निश्चित गहराई में, निश्चित दूरी में, और ऊपर से उसको मिट्टी भी इतनी नहीं कि वो बीज उग भी ना पाए, हल्की सी, यानी कि समय बचा, व्यवस्थित बिजाई हुई। जब बिजाई व्यवस्थित होती है तो फसल को काटना भी आसान रहता है। तो इसने समय बचाया, ड्रिल मशीन, जेथरो टल। उसके बाद एक व्यक्ति है टाउनशेंड, जिसने एक तरीका दिया। क्या? उस तरीके को यहाँ लिखने से पहले, यहाँ तो मैं एक ही बात लिख दूँ, फसल चक्र, लेकिन ये क्या है गांव के लोग तो सब जानते हैं, लेकिन ये यूरोप में कैसा था। मान लीजिए किसी के पास ये भूमि है, वो क्या करता है, इस भूमि पर वो खेती करता है। अगर इस भूमि पर भी वो गेहूं बीज दे तो सारी पर एक बार तो गेहूं बीज लेगा, अगली बार फिर गेहूं बो पाएगा, इसके नहीं बो पाएगा। तो वो क्या करते थे, इस हिस्से में इस बार उसने गेहूं बो लिया, अगली बार ये खाली है, इस पे उसने अगली फसल बो दी, क्योंकि उसके पास कोई तरीका नहीं था, उसको मजबूरी थी। अगर दोबारा देखो, ये भी है, गेहूं की फसल नाइट्रोजन छोड़ के जाती है, और आगे जो फसल होती है वो अगली फसल के लिए फिर फास्फोरस को छोड़ के जाती है। इसलिए आप क्या देखते हो, गांवों में कुछ ऐसी फसलें बो दी जाती हैं जिनको देसी भाषा में इक्कड़ कहते हैं। वो बो दी जाती है और वहीं उसमें हल चला दिए जाते हैं। वो क्या करके जाती है, वो आने वाली फसल के लिए खाद का काम करके जाती है। तो वो क्या करते, उसको इस एरिया को पड़क छोड़ना पड़ता, खाली छोड़ना पड़ता था। और इस व्यक्ति ने एक तरीका दिया जिससे इस फसल को खाली छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो क्या, वो कह रहे इसमें गेहूं बोलो, इसमें कुछ और बोलो, फिर उसको पलट दो, वहां दूसरी बो दो, वहां दूसरी बो दो। आप पूरी भूमि का उपयोग कर सकते हो, इससे उत्पादन बढ़ सकता है, जिसको कहते हैं फसल चक्र। और आज अपनी यही तो अपना रहे हैं, फसल चक्र अपना रहे हैं। इसीलिए तो एक साल में कितनी फसलें ले लेते हैं, 3, और अगर जीके के हिसाब से पढ़े तो 4, जायद और जोड़ देते हैं बीच में। तो रबी, खरीफ और एक और बीच में जो मावठ के मौसम में जो थोड़े समय की छोटी फसल है, उसको हम क्या बोल देते हैं, जायद। तो ये टाउनशेंड ने तरीका दिया। अब एक और था, रॉबर्ट बैकवेल, जिसने क्या पालने की, पशु पालने की बात। बाकी चीज तो आपको रटनी है, ये सारणी आपके काम की है, इसमें मैं लिख तो रहा हूं। उसने पशु, क्यों, देखो पशु हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। आज मशीनों ने पशुओं के महत्व को थोड़ा कम कर दिया है, पर पशु का महत्व मिटता कभी नहीं। पशु किस चीज के लिए, मांस के लिए। ठंडे देश हैं वो, मांस भी चाहिए, ऊन भी चाहिए गर्म कपड़ों के लिए। इसीलिए तो इंग्लैंड पिट रहा था, इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा भारत में क्यों नहीं बिकता था। अरे भारत वैसे ही गर्म देश है, और वहां सबसे ज्यादा कौन सा कपड़ा बनता था, ऊनी, और हमारे यहाँ सूती। तो उल्टा मामला था, इंग्लैंड जबरदस्ती थोप रहा था और वो हम ले नहीं रहे थे, इसलिए उसने कुछ कठोर नियम बनाए। तो रॉबर्ट बैकवेल ने कहा, पशुओं का श्रम, पशुओं की नस्ल, इस पर ध्यान दो, वो किस में फायदा देते हैं, कृषि के उत्पादन में। अब अगली बात, जस्टिन वॉन लिबिंग, और इसने जो काम किया वो शायद ही कोई करे। इसने तो क्या किया, रासायनिक खाद। और इसने एक बात कही कि फसलों के लिए जो जरूरत की चीज है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत खेत को रहती ही है, उर्वरक का काम करते हैं। और अगर आप ये उनको देने लग जाओगे तो फिर उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसने कीटनाशकों का उपयोग, फर्टिलाइजर, आप जब यूरिया खाद का गट्टा लाते उस पर लिखा तो फर्टिलाइजर ही होता है। फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, और उर्वरकों का प्रयोग करना सिखाया उसने, जस्टिन वॉन लिबिंग ने। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेत में करो ताकि उत्पादन बढ़े। और ये सारा किस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, कृषि के। और एक व्यक्ति और, आर्थर यंग, और आर्थर यंग ने जो दिया तरीका आज हमारे यहाँ प्रचलित है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। जैतसर फार्म, सूरतगढ़ फार्म, एशिया के तो बड़े फार्म हैं। और वो क्या है, छोटे छोटे खेतों के स्थान पर सामूहिक खेती।
और लेकिन वहां से तो कुछ लाभ हो नहीं रहा, क्योंकि उसको खाने वाले कर्मचारी ही उसे खाए जा रहे हैं। जबकि आर्थर यंग ने कहा कि छोटे खेतों की बजाय बड़े खेतों में सामूहिक खेती करो और उन लोगों का श्रम भी सारा एक ही जगह प्रयोग करो। उससे क्या होगा, एक आदमी पे ज्यादा काम का बोझ भी नहीं पड़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। एक खेत में कम फसल हुई तो उसका असर दूसरे पर भी नहीं पड़ेगा, बंट जाएगा लाभ। तो ये इसने दिया आर्थर यंग ने। वो क्या, फसल चक्र नहीं, बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी से मतलब है कि खुले खेतों की बजाय सामूहिक करके बाड़ा लगाकर एक बड़ा खेत बनाओ। उस पर देखो, एक आदमी के पास 2 बीघा भूमि है, वो ट्रैक्टर लेकर उस पर काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके 2 बीघे अगर 100 बीघे का हिस्सा बन जाए तो वो भी ट्रैक्टर का प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए इसने ये तरीका दिया कि मशीनरी का प्रयोग हो सकेगा, मानवीय श्रम में मिलजुल कर थोड़ा एक व्यक्ति पर बोझ कम पड़ेगा, उत्पादन ज्यादा होगा। तो ये चीजें तो बेसिक थी जिसने खेती में काम किया। और अब जिसका नाम मैंने लिया था एली व्हीट ने, जिसने क्या दिया, फसल निकालना, टोका जिसे कहते थे देसी भाषा में आप, कभी थ्रेशर कभी ड्रमी, जिसमें इधर लगाया गेहूं को और उधर से गेहूं अलग और उधर से तुड़ी अलग। कॉटन जिन, रुकिए फिर रुकिए, इसका नाम अब भूल गया, आ जाएगा यार, जब तक अगली लाइन लिखेंगे तब तक ये आ जाएगा। हाँ 1 मिनट, निकल गया, अब नहीं मुड़ेगा। कोई बात नहीं, आप कुछ बताना, आ जाएगा यार। दूसरी बात, अब ये जो हुआ, तो अब जिसके क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, वस्त्र। वस्त्रों के क्षेत्र में सबसे पहले सारणी में आप नाम लिखते जाओ, जॉन के फ्लाइंग शटल। ये क्या थी, फ्लाइंग शटल। और ये फ्लाइंग का मतलब उड़ना, शटल खेलते हैं घर पे, चिड़ी, वो जो रैकेट जो होते हैं जिससे चिड़ी बल्ला खेलते हैं। जिन लोगों ने गांव में एक व्यवस्था देखी है, कंबल बनाने की व्यवस्था, एक खड्डा खोद लिया, उसमें एक व्यक्ति बैठा है और एक ताना तन दिया और लोहे की खिड़की से बनी है, कभी इधर फेंकता है कभी इधर फेंकता है, जिसको क्या कहते हैं, ताना और बाना। ताना तो वो लगा हुआ है, बाना वो जो फेंका जाता है उसको बाना कहते हैं। तो फ्लाइंग शटल क्या है, बाना, जो आदमी नहीं फेंकेगा, मशीन से फेंका जाएगा और उससे कपड़ा क्या है, जल्दी बनेगा। तो फ्लाइंग शटल क्या है, कपड़ा बनाया जब देसी तरीके से बनाया जाता था, तो बाना, ताने के बीच में बाना फेंकने का काम जल्दी होने लगा और जल्दी ही कपड़ा बनने लगा। और इसको जिसने बनाया, जॉन के। और अगला नाम शॉर्ट में लिख रहा हूं, जेम्स हारग्रीव्स, जिसने क्या बनाई, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या है, एक साथ 8 धागे चरखा काटते थे। आप एक साथ एक धागा काट सकते हैं, चरखा आदमी चलाएगा लेकिन उस पर धागे कितने लग जाएंगे, 8, एक साथ 8 धागे काटे जा सकते हैं, स्पिनिंग जेनी। लेकिन अब इसके बाद कुछ नाम बड़े बड़े सीधे सीधे, ये 2 हो गया, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स। अब एक नाम और, सैमुअल क्रॉम्पटन, और इसके साथ साथ कार्टराइट, आर्कराइट। इन लोगों के सामने आपको जो नाम लिखना है, कार्टराइट ने क्या बनाया था, वाटर फ्रेम, और सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या बनाया था, म्यूल, और आर्कराइट ने बनाया था पावर लूम। ये इसकी व्याख्या आपसे ना तो पेपर में पूछी जाएगी ना बात, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, थोड़ा चेक भी कर लेना मेरे पढ़ाने के बाद। सैमुअल क्रॉम्पटन, इसने क्या किया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इन दोनों का जोड़ था ये म्यूल, इसीलिए इसका हिंदी में अर्थ खच्चर भी होता। आज जहां भी ये शब्द पढ़ोगे उस म्यूल के आगे लिखा मिलेगा, यानी कि वो गधे और घोड़े की जाति का मिश्रण है। इसलिए सूत काटना और सूत बनाना और कपड़ा बनाना दोनों के बीच की मशीन बना दी म्यूल, ये ध्यान रखना। इसको बनाने वाले ये लोग हैं, थोड़ा नाम और चेक कर लेना लिखने के बाद। वही तो वही कह रहा हूँ, थोड़ा चेक कर लेना भाई, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अभी हाथों हाथ पढ़े थे वो मिक्स हो गए, वरना याद था रही थे और यहाँ भूल गए। तो ये बात हो गई, जॉन के, हारग्रीव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन, कार्टराइट और आर्कराइट। और ये पेपर में पिछली बार आ गया,
ये आ गया। पावर लूम किसने बनाया था? यही कंफ्यूज करता है, कार्टराइट आर्कराइट, यही गड़बड़ होती है, बाकी नहीं भूलते, बाकी ठीक रहते हैं। लेकिन अब बड़े बड़े जो परिवर्तन है वो अब है, और उससे पहले अब बाकी परिवर्तन आज नहीं कराऊंगा, टाइम हो गया, अगली क्लास का हो गया टाइम। और कल पेपर है दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति, प्रश्न उसमें कम है।